फाइनलाइजेशन का मतलब क्या है? और फाइनलाइजेशन हम क्यों करते हैं? तो आप लोगों को जब इंटरव्यू में ऐसा पूछे आपको कि फाइनलाइजेशन आता है, तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस होना चाहिए। जो लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कि फाइनलाइजेशन आता है, उनको ही पता नहीं कि फाइनलाइजेशन क्या है। लेकिन अगर आपने बोला आता है, तो आप एक स्टेप आगे चले जाओगे, नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। लेकिन हमारा मेंटालिटी ऐसा होता है, नहीं आता है। हम वहां पे इतने ऑनेस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में, मानो उससे ज्यादा ऑनेस्टी कहीं पे नहीं है। इतने ऑनेस्ट हो जाते हैं, इतने ऑनेस्ट हो जाते हैं, नहीं भैया पहले बता देंगे, फिर पाछड़ से कोई प्रॉब्लम ना, बाद में भी कोई इश्यू नहीं होता। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि फाइनलाइजेशन आता है, आगे राउंड में गए और आगे राउंड में कोई नहीं तो उसको सिलेक्ट कर दिया, उसको फाइनलाइजेशन आता ही नहीं था। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, आपको फाइनलाइजेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि भाई आता है, आता है। तो हाँ, जिनको फाइनलाइजेशन नहीं आता कृपया करके चले। तो हमारे अंदर जो ऑनेस्टी है वो 90% ऑनेस्टी हम देख रहे हैं। हाँ, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। पर जिनको आता है उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे को कम आता है, वो भी चला जाता है। और बहुत कम लोग रहते हैं, और फिर उनका इंटरव्यू लेने में उनको थोड़ा मजा आता है। चलो अच्छा, अभी इंटरव्यू ले ले, क्योंकि क्राउड चला गया। अभी 100 का क्राउड देखते हैं तो उसको लगेगा 2 मिनट भी दूंगा तो भी 200 मिनट हो जाएगा। अभी 90 चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा चलो अभी 10 लोगों का इंटरव्यू लेने में मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी मेरे को 100 का इंटरव्यू लेना है तो मैं कैसे लूं, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। मान लो मैं टीचर हूँ और सप्लीमेंट्री चेक करना आया है, तो सबका मैं ऑनेस्टली करूंगा, क्योंकि एक सप्लीमेंट्री का 2 रुपया मिलता है मुझे। अभी मैं कितना कैसे उसको कैसे मैं इवेल्युएट करूं? 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 सप्लीमेंट्री है। 50 करने के बाद कितना मिलेगा? 250। ठीक है, तो फिर कैसे इवेल्युएशन होगा फिर आप बताइए। ठीक है, तो आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री है वो ऐसे लोगों के पास चला जाता है जिनको चेक करने को भी पता नहीं, फिर भी वो लोग चेक करके आपका इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि अच्छे लोग लेते नहीं और बुरे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, चलो अभी हम शुरुआत करते हैं। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप थोड़े क्राउड से निकल जाओ, थोड़े क्राउड से निकल। ठीक है, अभी फाइनलाइजेशन का शुरुआत करो। पहला क्वेश्चन कि जो लोग टैली कर रहे हैं
उनको अगर ऐसा पूछा जाए कि ये अकाउंट आपने बरोबर लिखा है कि नहीं लिखा है, या जिन लोगों ने अकाउंट लिखा है उनका अकाउंट बरोबर है कि नहीं। मान लो आप सब लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हो, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 17 और 3, 20 यहाँ पे है और यहाँ पे 13 है, मैं बात निकल जाऊँ तो 12 है। 32 लोगों को 32 पीसी दे दिया गया और आपसे कहा गया कि ये जो अकाउंट मतलब सबके पीसी में 400, 500, 600 एंट्री है, और आपको पूछा जाए कि ये अकाउंट इन्होंने बरोबर लिखा है, और जो लोग मेरे पास आगे पढ़ चुके हैं उनको बोलने की कोई इजाजत नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं। जो लोग मेरे पास पहला सेशन है फाइनलाइज, कितने लोगों ने मेरा फाइनलाइजेशन का सेशन अटेंड किया है? तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि यहाँ पे 600 एंट्री है और आपको वो उसमें क्या चेक कर सकते हैं, कौन आंसर देगा? बोलो ये अकाउंट बरोबर लिखा है कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने अकाउंट बरोबर लिखा है? ऑनलाइन क्या देखेंगे हम? टैली में हम क्या देखेंगे? दे दिया, अभी हम क्या देखेंगे? फाइनलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। अभी आपको लगता है ऐसा स्टोरी बता रहे हो, मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। फाइनलाइजेशन का पहला टॉपिक शुरू किया है, बोलो। कुछ नहीं देखोगे टैली में, क्या देखोगे तुम? बैंक स्टेटमेंट। तुम क्या देखोगे? टैली बंद कर दो। सिस्टम डे बाय डे जो बिल होता है उसका नंबर भी सही चाहिए, मतलब दूसरी डेट में दूसरा नंबर आ जाए वो भी नहीं चाहिए। तुम क्या देखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एंड उससे क्या पता चलता? डेबिट क्रेडिट में कोई एंट्री अलग अलग तो नहीं। तुम क्या देखो? परचेज। तुम क्या देखो? अब क्या देखोगे? बैलेंस शीट चेक करके कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा उसमें।
अच्छा तो बने लो। अविनाश भाई प्रजापति जिगर सेल्स परचेस चेक कर। जिगर सर खबर नहीं। जानवी देवाक्षी और आपको ऐसा कहा जाए कि आपको 30 सेकंड में देखना है अकाउंट, तो क्या करो? प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करोगे, परचेस का बिल चेक करोगे, सेल्स का बिल चेक करोगे, ट्रायल बैलेंस चेक करोगे, तो आधा घंटा निकल जाएगा। 30 सेकंड में आपको एक टाइम दिया जाए तो क्या देखोगे 30 सेकंड? जैसे एक डॉक्टर रहता है और वो एक्सरे देखता है तो उसको कितना टाइम ऐसा करेगा और रख देगा, 15 सेकंड होगा शायद। और मैं अगर एक्सरे देखूंगा, मेरे को मेरे घर में थोड़ा बहुत इंप्रेशन क्रिएट करना है, मेरा मम्मी है, पापा है, ससुर जी है, तो मेरे को ये देखता ही रहूंगा, ये घुमा फिरा के 10-15 मिनट। और मुझे तो पता ही है कि घर में किसको क्या प्रॉब्लम है, बोलूंगा यहाँ पे दिक्कत। क्लियर? तो जिनका एक्सपर्टाइज है वो 30 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड में आंसर दे देगा। और जिनका एक्सपर्टाइज नहीं है वो 1 घंटा करेगा, 2 घंटा करेगा। तो उसका आंसर एक्सेप्शनल रिपोर्ट देखने। कौन सा एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब क्या है कि एक्ट के मुताबिक अगर कोई गलती की है तो वो एक्सेप्शन में दिखाएगा। एक्ट मतलब क्या? ये मेरे डेटर है, क्या नाम तुम्हारा? किंजल जी मेरे डेटर है। मैंने 5,000 का माल सेल किया तो मैं उसके पास से 6,000 रिसीव करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने शायद 6,000 ले लिए तो वो कौन से रिपोर्ट में दिखेगा? एक्सेप्शन। क्योंकि किंजल के पास मेरे को कितना लेना था? जिनका जो लेजर है, डेबिट है या क्रेडिट है, उनसे वो रिवर्स हो जाए तो वो अकाउंटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। ये मेरा स्टॉक मेंटेन करते हैं, 1,000 का स्टॉक है, मैं 1,200 सेल करूं तो कैसे होगा? -200 दिखेगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक है, 3,000 मेरे को देना है, मैं 4,000 दे दूं तो क्या होगा? ये लायबिलिटी जगह पे एसेट दिख जाएगा, ये एसेट जगह पे लायबिलिटी लिख जाएगा, इसका स्टॉक माइनस में आ जाएगा। जिसका जो बैलेंस है उससे वो बैलेंस रिवर्स हो जाए। कैश डेबिट होता है लेकिन क्रेडिट हो गया तो क्या होगा? क्रेडिट हो ही नहीं सकता, जितना है उतना रहेगा वरना जीरो हो जाएगा। क्रेडिट कैसे हो जाएगा? कैश क्रेडिट मतलब पेमेंट नहीं, कैश क्रेडिट, कैश का बैलेंस ही क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, उस जगह पे क्या हो गया अभी? तो अभी हम एक टैली का अकाउंट देखते हैं, उसमें हमने क्या गलती की है वो देखेंगे। किसी का भी अकाउंट हो तो 30 सेकंड, आप मेरा टैली ओपन करने के बाद 30 सेकंड देखने का, और 30 सेकंड में
मैं आपको आंसर दे देता हूँ, देख लीजिए। स्क्रीन को शेयर करता हूँ, टैली ओपन करता हूँ। ये अकाउंट है आपका, ठीक है। अभी 30 सेकंड आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्प्ले बस, और एक्सेप्शन रिपोर्ट। कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी नहीं है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये चार, ये नेगेटिव लेजर है, मतलब उसका जो बैलेंस है उसके रिवर्स हो गया। स्टॉक नेगेटिव नहीं है, इन लोगों के पास पैसा लेना है, सेल्स किया है लेकिन रिसीव नहीं की, सेल्स किया है लेकिन क्या हो गया, बात खत्म। क्लियर है? तो ये अकाउंट का मैं एनालिसिस करूंगा तो मैं रिपोर्ट में क्या लिखूंगा, देखो। लेजर का कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी नहीं है, पहला मार्किंग। कैश नेगेटिव जा रही है आपकी, जीएसटी का बैलेंस नेगेटिव है, परचेस रिटर्न का बैलेंस नेगेटिव है, सेल्स रिटर्न का बैलेंस नेगेटिव है, एसजीएसटी का बैलेंस नेगेटिव है, नेगेटिव स्टॉक नहीं है। होता तो ये जो सेल्स आपने रिसिप्ट ही नहीं की, इसका रिसिप्ट हो जाएगा तो ये सब जीरो हो जाएंगे। परचेस करके बैठे हैं लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया और उसके बाद इतना दिन हो गया परचेस करने के बाद। अकाउंट हम ऐसे देखते हैं। हमें यह देखने से क्या पता चलेगा, मेरी बात सुन, ये मैं देख रहा हूँ, क्या मुझे पता चले? ये मैं देख रहा हूँ, मेरे को क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। क्लियर है? तो जिनको टैली नहीं आता उनको एक बार मैं सिखा दूं कि अगर मेरे पास कोई अकाउंट लेने आए तो डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट में कोई भी नहीं हो, लेजर में ये सबका होना चाहिए, तो ये जाएगा। तो है ही नहीं, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, ये नेगेटिव लेजर को कंप्लीट कर दो। यहाँ पे 3460 से कैश ज्यादा आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे सीजीएसटी का हम पेएबल कर देंगे तो हो जाएगा। रिटर्न मतलब उससे आगे परचेस कर देंगे तो परचेस रिटर्न हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। रिसिप्ट कर लो, अभी इसका मैं रिसिप्ट का एंट्री निकालूंगा तो ये एंट्री निकल जाएगी, इसका रिसिप्ट डालूंगा तो ये एंट्री निकल जाएगी, अब ये सबका पेमेंट कर दूंगा तो एंट्री निकल जाएगी। बस एक्सेप्शन रिपोर्ट में मेरा कुछ नहीं होना चाहिए। अकाउंट लिखने के बाद आपको खुद ही एक्सेप्शनल रिपोर्ट चेक कर देना। अगर आप तो आपने अकाउंट ही प्रॉपर नहीं लिखा। क्लियर है? ये एक पार्ट हुआ कि अकाउंट कैसे देखना है। देख सकते हो कि नहीं देख सकते? आपका खुद का भी देख सकते हो। मैंने मेरा अकाउंट लिखा या नीचे कृणाल ने मेरा अकाउंट लिखा, अभी कृणाल बोल रहा है सब चेक कर दो, तो मैं कैसे चेक करूंगा? और मैं क्या करूंगा अगर चेक करूंगा तो मैं देख लूंगा और कृणाल को बोल दूंगा कि भाई ये सब ये चार इंफॉर्मेशन सबके डाल दो, कैश, सीजीएसटी, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चेक कर लो, रिसिप्ट का एंट्री डाल दो, इसका पेमेंट का एंट्री डाल दो और फिर मुझे मिलो। क्लियर है? ओके, तो पता चला ये अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिखा हुआ है कि नहीं है, ये आपको। दूसरा,
दूसरा क्वेश्चन, ऐसे पहले 5 थे, अभी 8 या 9 ट्रांजैक्शन है, वो नहीं करना है। जैसे कैश लेजर है, तो कैश लेजर में अभी जो ट्रांजैक्शन है, अभी आप सब लोगों का सेविंग अकाउंट तो है, सेविंग अकाउंट में 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसे पैसा होगा। तो सेविंग अकाउंट में आप का 10 लाख से ज्यादा का कारोबार नहीं होना चाहिए। क्लियर? सेविंग अकाउंट का लिमिट ही ऐसा है कि एक्सेप्शनल केस में अगर आपका प्रॉपर्टी सोल्ड हुआ है तो बात ठीक है, या इनहेरिटेंस में शेयर का पैसा आपको मिला है, इनहेरिटेंस से जो पैसा आता है या प्रॉपर्टी का डील हुआ है, तो ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट यह कहता है कि सेविंग में आप 10 लाख से, अभी आप बोलो ना सेविंग, आप सोचो आपके सेविंग में कितना पैसा है, 1000 से लेके 25,000 के अंदर सबके सेविंग में होगा। लेकिन किसी के सेविंग में 12-15 लाख है तो उसे सेविंग नहीं कहते, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि 12-15 लाख का तूने एफडी बनाया होगा तो भी सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर तू सेविंग में क्यों रखता है? या तो तुम करंट अकाउंट ओपन कर दो या एफडी कर दो या वगैरह वगैरह वगैरह। तो सेविंग अकाउंट अगर किसी का है तो 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो उनकी जो बैंक है, मान लो क्या नाम तुम्हारा, जानवी जी है, और मेरा पंजाब नेशनल बैंक में मैं मैनेजर हूं। जानवी जी का टर्नओवर 10-15 लाख से ज्यादा है, जानवी जी के अलावा और 25 लोगों का है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह कहता है कि आपको उसे इंटीमेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे जानवी जी को, इनको जिनका भी कारोबार ज्यादा है आप उनका EIR फाइल कर दो। क्या फाइल कर दो? AIR, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न। ठीक है, तो मान लो मेरे पास 5000 क्लाइंट है पंजाब नेशनल बैंक में, 5000 जन है, उनमें से 100 लोगों एबनॉर्मल, तो मैं 100 लोगों का AIR फाइल कर दूंगा। तो 4900 को तो कुछ नहीं होगा। अभी 100 लोगों का इंफॉर्मेशन कहाँ पे चला गया? क्योंकि एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गए। उनमें से मान लो 100 में से 50-60 ऐसे होंगे कि प्रॉपर्टी सोल्ड हुआ है, और 40 के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और उनको आंसर देना पड़ेगा। और अगर मेरा लड़का भी है, मैं मैनेजर हूं, मेरा लड़का है, मेरे लड़के का भी कारोबार 10 लाख से ज्यादा है, फिर भी मेरे को AIR फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक का सिस्टम ऐसा नहीं कि मेरे लड़के का नाम मैं निकाल दूं, ऐसा नहीं हो। क्लियर है? सेविंग में कितना? दूसरा, क्रेडिट कार्ड 2 लाख से ज्यादा का स्वैप नहीं कर सकते।
अगर किया है तो क्रेडिट कार्ड वालों को उनका AIR फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। शेयर में, म्यूचुअल फंड में, सिंगल स्क्रिप्ट में 3 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, भले 1 करोड़ किया है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिंगल स्क्रिप्ट में 3 लाख से ज्यादा का नहीं करना। शेयर या म्यूचुअल फंड, अगर 3 लाख से ज्यादा किया है तो शेयर और म्यूचुअल फंड वाले आपका AIR फाइल कर देंगे। क्लियर? 3 हुआ। 4, रेसिडेंट और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का 35 लाख से बड़ा का कारोबार नहीं होना चाहिए। मतलब रजिस्ट्रार में आपने जो बाय किया है, सेल किया है, तो रजिस्ट्रार में कुबेर भवन में जाना पड़ता है ना आपको, तो 35 लाख से ज्यादा का कारोबार नहीं होना चाहिए। और फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। देखो, ये नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपने वो हिसाब से रिटर्न फाइल किया है तो आपका नाम नहीं आएगा। लेकिन आप वो हिसाब से रिटर्न फाइल नहीं करते, लेकिन वो हिसाब से आप पैसा जमा कर रहे हो तो मैच नहीं होगा। पता चल रहा है कि नहीं? मान लो मैंने 2 लाख का क्रेडिट कार्ड स्वैप किया, लेकिन मैंने वो दिखा दिया और मेरे पास प्रूफ है, तो 4 लाख का भी करूं, 25 लाख का भी करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हिसाब से मैंने टैक्स पे कर दिया। ये तो ऐसा है कि ये सब कारोबार करते हैं और टैक्स नहीं पे करते, उनको नोटिस आता। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सेविंग में आप 20 लाख रखो, वो हिसाब से आपने दिखाया है प्रॉपर। शेयर में 3 लाख से 5 लाख एक स्क्रिप्ट में करो, लेकिन वो दिखाया है इनकम टैक्स में। फिर इनकम टैक्स में तो शेयर बाजार का कोई इनकम ही नहीं है और आपकी बैलेंस शीट में शेयर ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्लियर है? पहले कौन सा? सेविंग अकाउंट में कितना? 10 लाख। शेयर और म्यूचुअल फंड सिंगल स्क्रिप्ट 3 लाख। क्रेडिट कार्ड स्वैपिंग 2 लाख। फिर फॉरेन ट्रैवल 2 लाख और प्रॉपर्टी का डीलिंग 35 लाख। ये सब करते हैं और नील रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये दोनों मैच नहीं होता। ये ट्रांजैक्शन ही ऐसे है कि इनका रिटर्न नील नहीं हो सकता। हो सकता है कोई फॉरेन ट्रैवल करके बस कुछ नहीं, नील भैया कैसे फॉरेन ट्रैवल किया है, 35 लाख का प्रॉपर्टी लिया है, नील रिटर्न। पता चल रहा है कि नहीं? क्योंकि जितना इनकम टैक्स का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उतना तो तू एक ट्रांजैक्शन में कर देता है, और फिर तूने नील दिखाया, तो थोड़ा बहुत मुझे क्लियरिटी चाहिए। क्लियर है? ये 5 कारोबार हो गए। अकाउंट आप देख सकते हो टैली में। कौन सा रिपोर्ट देखने का? एक पार्ट। दूसरा पार्ट में ये 5 ट्रांजैक्शन। तीसरा पार्ट सेल्स अगर किसी को किया है, सेल्स या सर्विस दी है, तो एक सिंगल बिलिंग, एक बिलिंग 2 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। हुआ है तो उनका पैसा चेक से आना चाहिए, NEFT से आना चाहिए, RTGS से आना चाहिए, गूगल से आना चाहिए, पेटीएम से आना चाहिए, वॉलेट से आना चाहिए, भारत पे से आना चाहिए। लेकिन एक बिल 2 लाख का है पूरे साल में, किसी भी दिन, और उसका पैसा किस्तों में भी 2 लाख कैश में आता है और एक साथ में भी 2 लाख कैश में आता है,
या बेयरर चेक आता है तो लेने वाले को, देने वाले को नहीं, लेने वाले को 100% कैश जो लिया है वो पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट। तो मान लो ये बहन जी ने मेरे में 2 लाख डाला, तो ये कैश डाला तो 2 लाख रुपया मेरे को पे करना पड़ेगा, इसको पूछिए। क्लियर है? ओके। कैश पार्ट में भी नहीं कर सकते, 50-50 करके 4 दूंगा, लेकिन वो बिल से आप एडजस्ट करोगे तो एक ही बिल हुआ, 4 बार एडजस्ट करोगे फिर भी नहीं चलेगा। पार्ट भी नहीं, फ्रंट भी नहीं, कुछ नहीं। आपको कैश से कारोबार करना है तो 2 लाख से कम का ही। क्लियर है? और एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस एक साथ एक दिन में एक पर्सन का 10,000 से ज्यादा का कैश में नहीं होना चाहिए। ये सब चेक में 5 करोड़ का भी हो तो भी चलेगा, गूगल में 5 करोड़ का हो तो भी चलेगा, आरटीजीएस 5 करोड़ का हो तो भी चलेगा, लेकिन कैश में एक्सपेंस का लिमिट 10,000 और कैश में टर्नओवर का लिमिट 2 लाख। एक पर्सन को एक दिन को कैश का टर्नओवर में, सेल्स का एक पर्सन को एक दिन में, कैश का, एक्सपेंस का 10,000। तो पहले टैली का स्ट्रक्चर पता चला, अकाउंट बरोबर नहीं लिखा है तो पहले मैं बरोबर लिख दूंगा, फिर मेरे 5 ट्रांजैक्शन में चेक करूंगा, 5 ट्रांजैक्शन चेक करने के बाद मैं सेल्स में देख लूंगा कि मेरा कोई बिल 2 लाख से ज्यादा का नहीं है और उसमें कैश नहीं आया है, और कोई एक्सपेंस 10,000 से ज्यादा का नहीं, और वही दिन हमने किसी को कैश नहीं पे किया। क्लियर है? ये हो गया। 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। कितने पार्ट कंप्लीट हुए? पहला टैली का, दूसरा 5 ट्रांजैक्शन, तीसरा सेल्स का और एक्सपेंस का, भी चौथा बैलेंस शीट का जो भी आइटम है, एसेट है या लायबिलिटी, उसका 31 मार्च में एक एंट्री डालना पड़ेगा। मान लो फिक्स एसेट है तो उसका क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। एफडी बनाई हुई है तो उसका क्या लगेगा? इंटरेस्ट। लेकिन वो प्रोपोर्शनेट होगा। क्या होगा? मान लो मैंने 1 अक्टूबर को एफडी बनाई 5 साल के लिए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को खत्म होता है, तो 5 साल का जो इंटरेस्ट है वो मेरे को 5 साल का इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। एफडी 1 लाख और इंटरेस्ट में दिखाऊंगा सिर्फ 6 महीने का, क्योंकि मेरे को ये साल में कितना बेनिफिट हुआ? 6 महीने का। तो भले ना एफडी में लिखा है 1 लाख और 5% 5,000 और 5 साल के लिए 25,000, 1 लाख का एफडी 1,25,000 मिलेगा 5 साल के बाद, लेकिन मैं मेरे बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा? 1 लाख का एफडी 6 महीने का, 5 साल का थोड़ी है, 1 साल का एफडी और 6 महीने का इंटरेस्ट। 1 साल का 5,000 तो 6 महीने का कितना? 2,500। तो 1 लाख और 2,500, 1,25,000 नहीं दिखाने को। पता चला कि नहीं? जो साल का है वो वही साल का दिखाने का। 2-3 साल का आपने पे किया है तो आपको ब्रेकअप करके वही साल का कैलकुलेट कर दे। क्लियर है? ओके। और किसी ने लोन लिया है, हाउसिंग लोन, कार लोन,
पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, तो उसका ईएमआई आता है उनको। तो ईएमआई का एंट्री क्या होगा, ईएमआई टू बैंक। फिर 31 मार्च को एक एंट्री डालना है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट सबका आपको निकालना है। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालना है, फिर कार लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालना है, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालना है। क्योंकि आपने तो क्या एंट्री डाली है पूरे साल, ईएमआई टू बैंक। तो ईएमआई में तो प्रिंसिपल भी आ जाएगा और इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो 31 मार्च में पूरा इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट डाल के मेरे को एक इंटरेस्ट का एंट्री डालना पड़ेगा, इंटरेस्ट टू पार्टी या इंटरेस्ट टू लोन। तो मेरा लोन का अमाउंट करेक्ट आएगा, वरना सिर्फ ईएमआई का एंट्री डालूंगा तो लोन जल्दी खत्म हो जाएगा। पता चला कि नहीं? लेकिन साल के अंत में इंटरेस्ट का एंट्री डालूंगा तो लोन जल्दी खत्म होगा। क्लियर है? वो लोन का और एफडीज का कल देखेंगे। आज इतना ही है, थोड़ा 5 मिनट हम जल्दी हम आपको लीव करते हैं। कल फाइनलाइजेशन का टॉपिक कंटिन्यू रहेगा और उसके साथ हम ITR 5 फाइल करेंगे पार्टनरशिप का, या ITR 7 फाइल करेंगे चैरिटेबल। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।